जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग 1 से 96 तक क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले उसे अवश्य देख लें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन 97 नंबर का है, 97 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है सिकंदर लोदी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट फॉर्म में FST कहते हैं। FST। ये मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था और ये शासक का बना था फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में शासक बना था, 51 में, और 88 तक रहा था, 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से, फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी ये आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में एन फैक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था जिसको हक ए सर्व कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आपसे पूछा जाएगा कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय थे। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय थे और इन्होंने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखा था, स्वयं लिखा था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, बी है अर्जुन देव, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह गुलरुखी के नाम से फारसी कविता लिखता था। और सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था। और सिकंदर लोदी 1489 में शासक बना और 1517 तक रहा था। 1517 के बाद इब्राहिम लोदी आया था जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। देखिए सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने, और 1506 में आगरा शहर को राजधानी बनाया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, सिकंदर लोदी। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का रहा है, 99 नंबर का रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका शॉर्ट नाम है MBT। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और गयासुद्दीन तुगलक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बना था और 51 तक रहा था। 1325 से 51 तक रहा था और ये सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा
कि सबसे पहले विश्व भर में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चाइना में चला था। किसके द्वारा? कुलबई खान के द्वारा। कुलबई खान के द्वारा। कुलबई खान ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया था, कुलबई खां। मोहम्मद बिन तुगलक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में मोरक्को के इब्न बतूता आया था। मोरक्को एक देश है, मोरक्को एक देश है, अफ्रीका का देश मोरक्को है। यहाँ का एक विद्वान था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और चीन के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। इसका एक पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता का एक पुस्तक था जिसका नाम रेहला है। रेहला आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता का पुस्तक का क्या नाम था? तो रेहला। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कब आया था? 1333 में। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन किया था? 1325 से 51 तक। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा कहाँ चला था? चाइना में। किसने चलाया था? कुलबई खां के द्वारा चलाया गया था। इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का रहा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो देखिए, अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्ण राय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कृष्ण राय के दरबार में थे। कृष्ण देव राय के दरबार में थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्ण देव राय जो थे वो तुलु वंश के प्रतापी शासक थे। तुलु वंश के प्रतापी शासक थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। और इसके बाद जो प्रतापी शासक बने वो कृष्ण देव राय थे। कृष्ण देव राय 1509 में शासक बने और 29 तक रहे थे, 1529 तक। और इसी के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख कौन थे? तेनालीराम सबसे प्रमुख थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 101 नंबर कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो देखिए, डोमिंगो पायस आया था और एक नूनीज आया था। बारबोसा आया था। डोमिंगो पायस आया था और बारबोसा आया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। ये तेलुगु ग्रंथ था। कृष्णदेव राय से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी मंदिर बनाया था और एक हजारा मंदिर बनाया था। ये दो मंदिर याद रखिएगा, एक विठल स्वामी मंदिर और एक हजारा मंदिर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, उसमें से प्रमुख कौन थे? तेनालीराम। और कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आए थे? डोमिंगो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 103 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हम्पी में, जो उस समय विजयनगर की राजधानी थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 104 नंबर का रहा है कि 1765 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध, देखिए तालीकोटा को के युद्ध को राक्षस तंगड़ी के युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तंगड़ी के युद्ध, मैंने कह रहा है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया। तो 1765 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। उस समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। बीदर था, बरार था, अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, ये सब था। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था। तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था। देखिए तालीकोटा के युद्ध में बरार जो भाग नहीं लिया था, बरार भाग नहीं लिया था। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी, और एक तरफ सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, और उसका प्रधानमंत्री था राम राय। इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर का रहा है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो ये है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरबार है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर का रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कहाँ है। तो बीजक में है, बीजक, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है। तो रामानंद को जाता है, रामानंद को जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। तो इसका जन्मदाता चैतन्य थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर का रहा है कि नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव कहाँ के संत थे। तो महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 111 नंबर कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में एक जगह है ननकाना साहेब, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और कब हुआ था, 1469 में, महात्मा गांधी के जन्म से 400 वर्ष पूर्व, 1469 में। और गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था, 1539 में। कहाँ, करतारपुर में, करतारपुर। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 112 नंबर कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, बाबर, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है।
और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसका फारसी अनुवाद करवाया था अकबर ने। अकबर ने किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा करवाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का बेटा था और बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बाबर 1526 में शासक बनता है और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 30 में। और इस बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है और इसका फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। और अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित होता है। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित होता है, तो ये युद्ध है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। इस युद्ध में हुमायूं शेर खां से पराजित हो जाता है और सत्ता से दूर हो जाता है। तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, मेदिनी राय के बीच। इसमें चंदेरी के किला के लिए हुआ था। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। इसमें हुमायूं भाग जाता है, लेकिन कन्नौज का जो युद्ध हुआ था इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ये हुआ था 1540 में। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार जाता है और शेर खां शासक बनता है, शेर खां शासक बनता है, जो 1540 से 56 तक रहता है, 1540 से 56 तक। और 1556 में फिर शासक हुमायूं बनता है, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर शासक बनता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 115 नंबर हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो देखिए हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी। और इसने हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।